लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेरू ने काफी सारी एंट को खत्म कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि सारे गिल्ड के हंटर साउथ कोरिया के साउथ रीजन में एंट को लगातार 2 दिनों से खत्म कर रहे हैं। चाइना के समुद्र के पास भी एंट को देखा गया है। आगे चाइना के शिप का एक सीनियर कैप्टन कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, और एंट ने चाइना की तरफ आने का रास्ता ढूंढ लिया। हम 2 दिनों से सो नहीं पाए हैं। अभी वहाँ का दूसरा एक एम्प्लॉय कहता है, सर एंट की दूसरी लेयर हमारी शूटिंग की रेंज में है। जूनियर कैप्टन सीनियर कैप्टन से कहता है, हमें फायर के ऑर्डर देना जरूरी है। लेकिन सीनियर कैप्टन कहता है, नहीं रुक जाओ, ऐसा लग रहा है कि हमारा हीरो खुद से सारा एक्शन करना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि आसमान से काफी सारी एंट आ रही होती है। उन्हें देख के लियो जिगांग कहता है, वो बस आती जा रही है, मैं तुम सभी को समुद्र में डुबा दूंगा। हम देखते हैं कि लियो रेज में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड्स को निकालता है। उसके बाद वो एंट की तरफ एक काफी तगड़ा अटैक करता है, जिससे सारी एंट एक्सप्लोड होके समुद्र में गिर जाती है। आगे लियो कहता है, ये एंट तो बेकार है। अगर ये एंट्स और संग जुनू लड़े थे, फिर भी ये एंट्स अभी भी जिंदा है। मुझे अभी जरा मजा आने लगा है। आगे हम नेशनल हंटर थॉमस आंद्रेओ और उसकी सेक्रेटरी लौरा को देखते हैं। ये दोनों भी टीवी पे जुनू और बेरू की फाइट देख रहे होते हैं। लौरा थॉमसन से कहती है, सर आप क्या सोचते हो, मिस्टर वांग और संग जुनू एक इंसिडेंट से कनेक्टेड है। इसके चांसेस लग रहे हैं कि जिन्हों ने ही मिस्टर वांग के बड़े भाई को मार दिया है, इसलिए मिस्टर वांग रिवेंज के लिए देख रहे हैं। यह सब सुनने के बाद थॉमस कहता है, क्या उनका रिश्ता ऐसा है? लौरा कहती है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। थॉमस कहता है, अब इतना कुछ हुआ है, इससे संग जुनू से मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। ये सच्ची काफी बुरा है, मैं सच में उससे मिलना चाहता था। लौरा थॉमस से पूछती है, अगर उन दोनों की कभी फाइट हो जाए तो आप क्या करेंगे? थॉमस उसे कहता है, लौरा तुम अभी भी मुझे जान नहीं पाए है ना। मिस्टर वोंग स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है। अगर कोई भी मेरी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करता है, तो अगर वो यूएसए की गवर्नमेंट भी होगी तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आगे में जेजू आइलैंड रेड की तीसरी रात को दिखाते हैं, जहाँ सोल्जर्स जेजू आइलैंड की रेड में एसेंस स्टोन कलेक्ट करने के लिए आए थे। साथ ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो नाइट गिल्ड के हंटर भी इन्हें बैकअप देने के लिए आए थे। आगे जोंगसू कहता है, एक ऐसा इंसान था जिसकी किस्मत उसका कभी भी साथ नहीं देती थी। ये सुन के उसका असिस्टेंट कहता है, अब क्या कह रहे हैं? आगे जोंगसू कहता है, उसे जो चाहिए था उसके लिए उसने अपना बेस्ट ट्राई किया। उसका एक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना था। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। उसने डाइट भी किया ताकि लोअर वेस्ट डिवीजन में हिस्सा ले पाए। उसने काफी सारी इंटेंस ट्रेनिंग को भी सहन किया। अब बस उसे ओलंपिक में हिस्सा लेना बाकी था। वो उसके लिए जीवन भर का सपना था। उसने सारे टेस्ट को भी पास कर दिया था और अगले दिन की पहली रात को उसे अच्छा सपना भी आया था और टॉप कंडीशन में था। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर जोंगसू काफी फनी तरीके से रोने लगते हैं और आगे वो कहते हैं, हालांकि मानामीटर एवेक्यूएट करने से ये पता चला कि वो अवेक हुआ है, तो उसको कंपटीशन से निकाल दिया गया। जोंगसू का असिस्टेंट उसे कहता है, अच्छा तो ये आप अपनी स्टोरी की बात कर रहे हो? आगे जोंगसू का असिस्टेंट उसे जोश देने के लिए कहता है, उस इंसान ने अपने ड्रीम को छोड़ दिया और एक नए नाम से जाना गया। उसने देश का सबसे बेस्ट गिल्ड बनाया। आप एक इंस्पिरेशन है सर। तभी जोंगसू अपनी सिगरेट फेंक देता है। उनके पीछे की एक असिस्टेंट उन्हें कहती है, प्लीज यह कचरा मत फेंकिए। आगे जोंगसू अपने हाथ में एसेंस स्टोन को लेता है और कहता है, इन टॉप क्वालिटी एसेंस स्टोन को तो देखो, इनके साथ मेरे इस देश का बेस्ट गिल्ड बनने का सपना पूरा हो सकता है। तभी इनके पीछे वाली एक हंटर उनसे कहती है, आप शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हो। आगे जोंगसू सबसे कहता है, लगता है इस जगह को अच्छे से क्लियर किया गया है, तो चलो तुम सभी लोग अभी बाहर आ सकते हो। मुझे यहाँ पे कोई भी माना सेंस नहीं हो रहा, तो रिलैक्स हो जाओ। तभी जोंगसू को एक छिपी हुई एंट दिखती है। वो तुरंत उसे काट डालता है और कहता है, सॉरी उनमें से एक यहाँ छुपी हुई थी, वैसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कुछ एंट हो सकती है, पर हम यहाँ पर हैं तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आए हैं। लेकिन तभी जोंगसू का असिस्टेंट उसे कहता है, सर देखिए। जोंगसू पूछता है, क्या हुआ? वहाँ के कुछ एम्प्लॉय भी अचानक से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा बंदा आ जाता है। ये बीस्ट का किंग है और एक फैंग मोनार्क है। इसका नाम है राकान। उसे देख के जोंगसू मन में कहता है, अभी यह आइलैंड में हमें छोड़ के बाकी सब सोल्जर्स और एजेंट जो हंटर एसोसिएशन के हैं। फिर जोंगसू उसे चिल्ला के कहता है, आखिर तुम हो कौन? जोंगसू को असिस्टेंट उसे कहता है, सर क्या वो कोई ह्यूमन है? लेडी हंटर सबसे कह रही होती है, कोई भी फायर मत करना, वो कोई मैजिक बिश नहीं है। आगे एक सोल्जर राकान से कहता है, तुम अभी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हो, अगर तुम ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो हम तुम पर शूट कर देंगे। राकान कुछ तो बोल रहा था, लेकिन उसकी भाषा अलग थी। तभी जोंगसू मन में कहता है, एक बोलने वाला मैजिक बिस्ट। लेकिन तभी वहाँ पे कोई चुटकी बजाता है और सारे हंटर और बाकी लोग बेहोश हो जाते हैं। आगे हमें पता चल जाता है कि ये सिलाद है, ये एक आइस मोनार्क है। राकान सिलाद से कहता है, तुम यहाँ
पे क्या कर रहे हो? सिलात कहता है हमें हंगामा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बस उन्हें कुछ देर के लिए सुलाया है। आगे ये दोनों किसी के बारे में तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हमें उनके बारे में नहीं बताया गया। सिलात राकान से कहता है क्या तुमने चेक किया? राकान कहता है हाँ मुझे यकीन है ये उसी की पावर है। सिलात उसे कहता है ये कितनी अजीब बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ह्यूमन की हेल्प क्यों कर रहा है। राकान उससे कहता है किसे पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर तुम इतने ही क्यूरियस हो तो जाके खुद उसे पूछ लो। इस जगह से सड़े हुए एंड की बदबू आ रही है, जरा इमेजिन करके देखो उस वुमेन ने इसको जला है तो उसका फिट कितना ज्यादा है। सिलाद अपने हाथ से एक पोर्टल बनाते हुए कहता है हंट तय किए गए समय पर होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। राकान कहता है मैं समझ गया। सिलाद पोर्टल से निकल रहा होता है। राकान उससे कहता है वैसे मुझे लगता है उनमें से एक यहीं पर है। सिलाद उसे कहता है तुम क्या कह रहे हो, क्या वो यहाँ साउथ कोरिया में है? राकान कहता है यहाँ से जाने से पहले क्यों ना हम उसे निपटा दे, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? सिलाद उसे कहता है छोड़ो अब यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। राकान उसे कहता है क्या तुम ये इसलिए कह रहे हो ताकि तुम इसमें शामिल नहीं होना चाहते? सिलाद कहता है मुझे लगता है कि इसे दर्शाने का वही अच्छा तरीका है, तुम्हें जैसे सोचना है तो वैसे सोच सकते हो। सिलाद वहाँ से निकल जाता है। आगे राकान कहता है कायर कहीं का, वैसे मेरे पास भी अभी कोई कारण नहीं है जो मैं यहाँ कुछ परेशानियाँ करूँ। और आगे हम देखते हैं कि वो भी अपने हाथ से पोर्टल बना के वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ जेजू आइलैंड की रेड अब खत्म हो गई थी। जिन्हों या उन लोगों के फ्यूनरल में आया था जिन्होंने जेजू आइलैंड की रेड में अपनी जान गंवाई। आगे हम देखते हैं कि जिनू फूल लेकर बिंगो को नमन करता है। जेजू आइलैंड की रेड में लगभग सभी ने जिनू को फर्स्ट टाइम एक्शन में देखा था, तो रेड खत्म होने के बाद जिनू पे काफी सारी बातें होने लगी। कुछ लोग जिनू की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उसे पहले आना चाहिए था, अगर वो पहले आ जाता तो शायद बिंगो बच जाता। लोग जिनू पे काफी सारी बातें करते हैं। अभी जिनू एक हॉट टॉपिक बन गया था। आगे बेग जिनू से कहता है मुझे हमेशा सही लगता था कि एक हीरो कभी भी खुद से वार को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाल फिलहाल की घटना से मैं ये सोचने लगा हूँ कि मैं गलत था। मिस्टर संग अब आप ही हैं जो इन समस्याओं को खत्म कर सकते हो, आपने जो भी किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। जिनू वहाँ से जाने लगता है। थोड़ा आगे जाके वो पीछे मुड़ के चैन को देखता है और चैन भी उसे ही देख रही होती है। अचानक से जिनू ने चैन को देखा तो चैन एकदम से अपने सिर को आगे कर देती है और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। हालांकि जिनू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो अलग सा ही मुंह बना लेता है। फिर आगे नरेटर हमें बताता है जेजू आइलैंड की 5th रेड पे टोटल 4801 हंटर ज्वाइन हुए थे, साथ ही 727 अवेक सिविलियंस थे जिन्हें आर्म्स कहा गया था। टोटल 64 अवेक और 32 सिविलियंस इस बैटल में मारे गए। मरने वालों की संख्या निराशाजनक थी, लेकिन कम से कम पिछले 4 रेड से इस रेड में मरने वालों की संख्या कम थी। आगे हम मिस्टर गो और जिनू को देखते हैं। मिस्टर गो जिनू से कहते हैं तो तुम अपना गिल्ड बनाने जा रहे हो। सर्टिफाइड यस रैंक हंटर को गिल्ड मास्टर लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एसोसिएशन में एक कॉल करना होगा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जिनू उन्हें कहता है ठीक है। जिनू मन में कहता है अब जब मैं एक एस रैंक का हंटर बन चुका हूँ तो मुझे इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि एक एस रैंक हंटर को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। मिस्टर गो जिनू से पूछते हैं वैसे क्या तुमने जेजू आइलैंड पे कोई बैरियर जैसा स्पेल लगाया था क्या? जिनू उनसे कहता है मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर गो बताते हैं हमने सोल्जर्स और हंटर को जेजू आइलैंड में एसेंस स्टोन कलेक्ट करने के लिए भेजा था, पर वो सारे बेहोशी की हालत में मिले। वहाँ पे सारे ए रैंक या बी रैंक के हंटर थे और साथ ही नाइट गिल्ड के मेंबर भी थे, तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने कोई बैरियर लगाया हो और उसे भूल गए। जिनू कहता है नहीं, मैंने तो वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया था। मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लगा था। जिनू पूछता है तो हंटर और सोल्जर्स ने इसके बारे में क्या कहा? मिस्टर गो उसे बताते हैं यही तो बात है, जब वो बेहोशी की हालत से जाग गए तो उन्हें बेहोश होने से पहले क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सच कहूँ तो हमारे पास अब जानने का कोई भी तरीका नहीं है, हमें नहीं पता है कि वो किसी मैजिक स्पेल में थे या नहीं। ये सब सुन के जिनू अपने मन में कहता है क्या ये कोई ट्रैप हो सकता है जो एंट ने पीछे छोड़ा हो? तभी मिस्टर गो को उनका एक एजेंट कुछ बात बताता है और मिस्टर गो जिनू से कहते हैं अभी मुझे जाना होगा, मेरा एक गेस्ट मैंने सोचा उससे पहले ही आ गया है, अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। जिनू उनसे कहता है कोई बात नहीं। फिर जिनू मन में कहता है चलो अब मुझे भी जाना चाहिए। जिनू अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का सीनियर एजेंट एडम जिनू को रोक देता है। वो उसे कहता है माफ करना, क्या आप ही मिस्टर संग जिनू है? आपसे मिलके अच्छा लगा मिस्टर संग, मेरा नाम एडम व्हाइट है और मैं फेडरल ब्यूरो हंटर का एक सीनियर एजेंट हूँ। एडम अपना आइडेंटिटी कार्ड जिनू को दिखाता है। जिनू मन में कहता है
फेडरल ब्यूरो का सीनियर एजेंट आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है। आगे एडम जुनू से कहता है आप सिर्फ मुझे एडम कह के बुला सकते हैं, प्लीज ऐसे अचानक आपके सामने आने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन आपसे मिलना काफी मुश्किल है, मैं आपके ऑफिस में भी रुका था। ये सुन के जुनू अपने मन में कहता है ये मेरे ऑफिस में गया था, क्या ये वही बंदा तो नहीं जिसके बारे में यू जुनू ने मुझे बताया था। जुनू एडम से पूछता है आपको मुझसे क्या काम है। एडम कहता है मिस्टर संग मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन बतानी है। जुनू पूछता है कैसी इन्फॉर्मेशन। एडम बताता है पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा जो हम देने वाले हैं। जुनू उनसे पूछता है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ क्यों शेयर करना चाहते हो। एडम बताता है ऐसी इन्फॉर्मेशन आप जैसे स्पेशल व्यक्ति के साथ शेयर करने से हमें बेनिफिट मिलते हैं। वैसे मैं अकेला था जो आज आपसे मिलने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है जेजू आइलैंड के रेड के कारण हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर भी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। डिप्यूटी डायरेक्टर बाकी सब आपको डिटेल में बता देंगे। मेरी कार पास में ही है, क्या आप उनसे मिलना चाहोगे। जुनू मन में कहता है एक इन्फॉर्मेशन। आगे जुनू एडम से कहता है मुझे नहीं पता कि आप जो इन्फॉर्मेशन मुझे देने वाले हो वो भरोसेमंद है या नहीं, थोड़ा सोचने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। ये सुन के एडम कहता है मैं भी कितना नादान हूँ जो ये भूल गया कि सौदा करते समय अच्छे हाथों को कभी भी छुपाया नहीं जाना चाहिए। जुनू अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, तभी एडम कहता है एक अपग्रेडर वो एक ऐसा अवेकिंग बीइंग है जो दूसरे अवेकिंग बीइंग की एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकता है, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है। ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तुरंत एडम के साथ उसके गाड़ी में बैठ के उसके साथ जाने लगता है। आगे वो ब्यूरो की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वो माइकल जुनू से कहता है आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम माइकल कॉनर है और मैं फेडरल ब्यूरो हंटर का डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ। जुनू उनसे कहता है मेरा नाम है संग जुनू। एडम जुनू से कहता है मैं आपका इंटरप्रेटर हूँ। आगे माइकल जुनू से कहता है तो चलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मिस्टर संग ये इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट है, किसी और को यूएसए का सिविलियन बनने के लिए ये क्या 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन हमने आपके लिए स्पेशल परमिशन ली है। आप बस एक बार कह दीजिए और आप 1 सेकंड में अमेरिका के सिटीजन बन जाएंगे। ये सुनने के बाद जुनू थोड़ा सा रेज में आ जाता है। वो कहता है मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मिस्टर व्हाइट ने मुझे बताया था कि यहाँ पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाने वाली है। एक ऐसा अवेक बीइंग जो दूसरे अवेक बीइंग की एबिलिटी को इनहेंस कर सकता है, एक अपग्रेडर। क्या ये सच में पॉसिबल है कि किसी हंटर की एबिलिटीज को अपग्रेड किया जा सकता हो। माइकल कहता है हाँ, जिसके पास वो पावर्स है वो अभी यहाँ पे है। माइकल एक मेंबर से कहता है मिस सेलनर को अंदर आने को कहो। आगे हम मिस सेलनर को देखते हैं। उसे देख के जुनू अपने मन में कहता है मैं ये कह सकता हूँ कि वो दूसरे अवेक बीइंग से अलग है। आगे माइकल मिस सेलनर से कहता है मिस सेलनर मिस्टर संग को अपने पावर के स्कोप के बारे में जरा बताइए। मिस सेलनर जुनू से कहती है अभी तुम इसके बारे में काफी ज्यादा उलझन में होगे। जब कोई भी पहली बार मुझसे मिलता है तो ऐसा ही सवाल वाला लुक देता है, हालांकि तुम्हें जब मेरी पावर की झलक मिलेगी उसके बाद तुम और भी ज्यादा की मांग करोगे। मिस सेलनर जुनू के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। ये देख के माइकल थोड़ा डरने लगता है। आगे मिस सेलनर जुनू से कहती है शायद तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होगा कि एक अवेक हुआ हंटर की स्ट्रेंथ की एक लिमिट होती है और कोई भी हंटर उनकी लिमिट्स के आगे नहीं जा सकता। एक अवेकन बीइंग की रैंक हमेशा सेम ही होती है तब तक जब तक वो दूसरी अवेकनिंग से नहीं गुजरता। ये सच्चाई सारे हंटर को पता है। ये सब सुनने के बाद जुनू कहता है तो क्या आप उसे चेंज कर सकती है। मिस सेलनर कहती है हाँ, मेरे पास ऐसी पावर है जो अवेक हुए बीइंग को उनके पोटेंशियल से भी आगे ले जा सकती है। इसके लिए 3 स्टेजेस की प्रोसेस है जिससे मैं उनकी लिमिटेशन को बढ़ा सकती हूँ। मुझे ये तो पता नहीं है कि इस पावर को क्या कहा जाए। मैं सोचती हूँ मैं एक जबरदस्ती की रीअवेकनिंग परफॉर्म कर रही हूँ या फिर किसी का असली पोटेंशियल बाहर निकाल रही हूँ। तभी माइकल कहता है इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। हालांकि मिस सेलर जब भी इस पावर का यूज करती है तो उन्हें लंबे समय तक का रेस्ट चाहिए होता है। सिर्फ 3 या 4 लोग ही साल में इनकी एबिलिटीज का लाभ उठा पाते हैं। ये सुन के जुनू अपने मन में कहता है क्या मैं उन 3 या 4 लोगों में से एक होने वाला हूँ। अगर वो सच कह रही है तो उनके पास तो काफी तगड़ी एबिलिटी है। जुनू मिस सेलनर से कहता है ये प्रोसेस रियलिटी में कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। मिस सेलनर बताती है ये हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। सारी 3 प्रोसेस के बाद जिस व्यक्ति के साथ ये प्रोसेस किया है उसने अपनी स्ट्रेंथ 20 या 30% से बढ़ी हुई महसूस की है। ये सुन के जुनू थोड़ा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है 30%, ये काफी बड़ी बात है। अब मैं समझा कि लोगों के इतना हेट मिलने के बावजूद डोंगसू अमेरिका जाने के लिए क्यों मंजूर हुआ था। ऐसे ऑफर को कौन ही मना कर सकता है। कोई भी हंटर ऐसे मौके में सीधा घुस
घुस जाएगा। आगे जुनो माइकल से कहता है अगर इनके पावर्स के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। माइकल कहता है इसीलिए तो हमने इनको हमारे अंडर रखा है, हम इनकी सुरक्षा करते हैं, हम इनको सैलरी भी देते हैं, उसके बदले ये उन हंटर की एबिलिटी बढ़ा देती है जिन्हें हम चुनते हैं। मिस्टर संग, हम आपको मिस सिलर की पावर गिफ्ट कर रहे हैं। ये सुन के जुनो अपने मन में कहता है एक गिफ्ट। फिर वो माइकल से कहता है क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि ये कोई ऑफर है। माइकल